अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैद सरोही और आप देख रहे हैं सरोही न्यूज़ नेटवर्क। आज हम एक ऐसे संगीन मसले पे बात करेंगे जो शोरकोट के वासियों के लिए एक बड़ा सवाली निशान बन चुका है। जरा तसव्वुर करें, जहां कभी फातह खानी की जाती थी वहां अब घर बन रहे हैं। जिन कब्रों पर चिराग जलाए जाते थे वहां अब सीमेंट और ईंटों की दीवारें खड़ी हो रही हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि सब कुछ हमारी नजरों के सामने हुआ मगर कोई रोकने वाला नहीं था। हमारे साथ हैं बैरिस्टर महमूद अमजद राय जो यूरोप से हैं और इस संगीन मामले पर आवाज उठा रहे हैं। जी सर, खुश आमदीद। राय साहब, आपने ये मसला उठाया, इस पर तहकीक भी की। हमें बताएं कि शोरकोट में ये मामला कैसे शुरू हुआ, कब्रिस्तान को बेचने की हिम्मत किसकी हुई? अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, ये वाकई एक निहायत दर्दनाक और चौंका देने वाला मामला है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हमारे माशरे में कब्रों पर कब्जा करने का रिवाज क्यों आम हो चुका है। जाहिद भाई, ये पूरा एक मुनज़्ज़म धंधा है। सबसे पहले कब्ज़ा माफिया और चंद बंद उन्वान अफराद कब्रिस्तान की ज़मीन को जैली दस्तावेज के ज़रिए रिहायशी ज़मीन ज़ाहिर करते हैं। फिर मकामी लैंड माफिया इसे खरीद कर आगे बेचता है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि कुछ सहाफ़ी, सरकारी अफसरान और पुलिस एहलकार पैसे खाकर खामोश बैठ जाते हैं। ये सब महकमा माल, पटवारी और बाज़ मकामी सहाफ़ियों की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं था। मैं फिर कहता हूँ कि बिल्कुल ये ज़मीन किसी की ज़ाती जागीर नहीं थी, बल्कि कब्रिस्तान की मुक़द्दस ज़मीन थी। कानून में इसके खिलाफ कार्रवाई करने के कई रास्ते मौजूद हैं। नंबर 1, पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 297 कब्रिस्तान की बेहुरमती और नाजायज़ कब्जे पर सज़ा और जुर्माना हो सकता है। नंबर 2, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1979, अगर दरबार, लालन पीर और कब्रिस्तान की ज़मीन वक्फ के तौर पर दर्ज है तो महकमा औकाफ इसे वापस ले सकता है। नंबर 3, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, अगर सरकारी रिकॉर्ड में जमीन कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है तो इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नंबर 4, एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक TMA को हक हासिल है कि वो कब्जा खत्म करे और तामीरात मस्मार करे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई इस कानून को लागू करने को तैयार है। राय साहब, यानी सब एक माफिया कर रहा है, साफी खामोश तमाशाई बने रहे। मगर क्या कोई कानून ऐसा है जो इस जमीन को वापस लेने में मदद कर सकता हो? जी हाँ, बिल्कुल। बस जमीन वापस लेना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर DC शोरकोट को दरखास्त देनी होगी कि वो इस मामले की तहकीकात शुरू करें। महकमा औकाफ और महकमा माल को पाबंद करना होगा कि वो जमीन की असल हैसियत बहाल करे। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जा सकती है ताकि अदालत हुक्म देकर ये तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराई जाए। अगर जिलाई इंतजामिया हरकत में न आए तो केस वजीर आला पंजाब या सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अवाम को भी खड़ा होना होगा, वरना सब कुछ फाइलों में दब कर रह जाएगा। सहाफ़ियों का काम होता है कि वो ऐसी चीज़ें बेनकाब करें, मगर यहाँ तो कुछ सहाफ़ियों ने कब्ज़ा माफिया से पैसे लेकर खामोशी इख्तियार कर ली। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। सहाफत हकायक को उजागर करने का नाम है, लेकिन जब सहाफी खुद बिक जाएं तो फिर सच्चाई कौन दिखाएगा। कुछ सहाफियों ने पैसे लेकर इस इशू को दबाने की कोशिश की। चंद चैनल्स और अखबारात को भी इश्तहारात देकर खामोश करवा दिया गया, और जो सहाफी सच बोलना चाहते थे उन्हें धमकाया गया, दबाव डाला गया और कुछ पर मुकदमे भी करवाए गए। यही वजह है कि शोरकोट में लोग अभी तक और अब तक सहाफियों पर भरोसा नहीं करते। राय साहब, आप यूरोप में रहते हैं, वहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन पर करने वालों के साथ क्या कानून बरता जाता है? माय फ्रेंड, यूरोप में अगर कोई किसी कब्रिस्तान की जमीन को नुकसान पहुंचाता है तो वो सीधा जेल जाता है, और वहां का कानून सख्त है और कोई भी कब्रिस्तान की जमीन को हल्का नहीं ले सकता। कब्रिस्तान का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे हर शख्स पता चल
چل سکتا ہے کہ زمین کس کے پاس ہے اور اس پر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی سرکاری افسر یا صحافی پیسے کھا کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ میڈیا آزاد اور خود مختار ہے۔ یہاں ہمیں بھی نظام کو بہتر بنانا ہوگا، ورنہ لوگ مرتے رہیں گے اور ان کی قبریں بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ آخر میں شور کوٹ کی عوام اور حکام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ شور کوٹ والو جاگو، یہ زمین تمہارے مرحوم عزیزوں کی آخری آرام گاہ تھی، اسے بیچ کر تمہاری آخرت بھی بیچی جا رہی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اجتماعی طور پر احتجاج کریں اور اس معاملے کو عدالت میں لے کر جائیں۔ اگر صحافی بک چکے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اپنی آواز بلند کریں، قانونی کارروائی کے ذریعے زمین واپس لینے کے لیے اجتماعی درخواست دائر کریں۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل اور قبرستان بیچ دیے جائیں گے۔ رائے صاحب، آپ کو کوئی پرسنلی ایسا شخص ملا یا ایسا خاندان ملا جن کو ان قبضہ مافیا کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہو یا ان کالی کرتوت سے وہ متاثر ہوا ہو؟ جی ہاں شاہد بھائی، بالکل میرے پاس ایک فیملی ہے، اس کی جو ایگزامپل ہے وہ جب عوام یہاں کی سنے گی، ان کے حالات، ان کی زبانی سنے گی تو وہ بہت افسوس کرے گی، اور اس فیملی کی زندگی جو ہے قبضہ مافیا اور صحافیوں نے تباہ کر دی۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کو انوائٹ کریں گے اور ان کی زبانی سنیں گے کہ ان کے ساتھ یہ سارا تشدد یا ظلم کیسے ہوا اور کیسے انہوں نے سفرنگ کی۔ یعنی اس فیملی کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا رہا ہے؟ جی بالکل بالکل ٹارچر کیا، بلکہ ان کا ایک بچہ قتل بھی ہو گیا اور اس قتل کے پیسے بھی لے لیے گئے۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں لے کے آؤں گا اس کو، اس کی زبانی سنیں گے۔ یہ تھا آج کا انٹرویو، ایک چونکا دینے والا سچ۔ کیا شور کوٹ کے لوگ اپنی زمین واپس لے پائیں گے یا یہ معاملہ بھی دفن ہو جائے گا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ میں ہوں زید سروئی، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔